वालेकुम, वेलकम बैक बायोलॉजी विद सिद्रा। आई एम सिद्रा सईद। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ लंग्स वर्क, के लंग्स किस तरह काम करते हैं। एयर एंटर यूर लंग्स थ्रू अ सिस्टम ऑफ पाइप्स कॉल्ड ब्रोंकाई। एयर अब लंग्स के अंदर एंटर कैसे होती है? पाइप्स की हेल्प से एयर लंग्स के अंदर एंटर होती है। उन पाइप्स को हम लोग कहते हैं ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई क्या होते हैं? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है वो बाकायदा एक वे होता है, बाकायदा एक ऑर्गन्स का इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। वो ऑर्गन्स जैसे कि नेज़ल कैविटी से शुरू होता है, नोज़ से शुरू होता है, नोज़ के बाद फेरनिक्स के बाद लैरिंक्स के बाद रेकिया लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाता है। ब्रोंकस फिर मजीद छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स मजीद फिर छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं जिसे हम लोग ब्रोंकाई कहते हैं। इस तरह वो कह रहे हैं कि एयर एंटर होती है लंग्स के अंदर, पाइप्स का सिस्टम मौजूद होता है जिसे हम लोग ब्रोंकाई कह रहे हैं। The alveoli are where the important work of gas exchange take place. Alveoli क्या होते हैं? Alveoli वो प्लेस होती है जहाँ पर गैस एक्सचेंज प्रोसेस टेक प्लेस होता है बिटवीन द एयर एंड योर ब्लड। ब्रोंकाई की जो टिप्स होती हैं उनके ऊपर एल्वियोलर डक्ट मौजूद होते हैं, एल्वियोलाइज मौजूद होती हैं। उन एल्वियोलाई को कवर किया होता है ब्लड वेसल्स ने। उन ब्रीक सी ब्लड वेसल्स को हम लोग कैपिलरीज कहते हैं। जैसे कि कवरिंग ईच एल्वियोलाई इज अ होल नेटवर्क ऑफ लिटिल ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। अब उन एल्वियोलाई को ब्लड कैपिलरीज ने कवर किया होता है। ब्लड कैपिलरीज इस तरह वो कह रहे हैं कि एल्वियोलाई वो प्लेस होती है जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो एयर एंटर होती है, उस एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है, वो बॉडी के अंदर एंटर होकर लंग्स के अंदर एंटर होती है। लंग्स के अंदर एल्वियोलाई के अंदर एंटर हो जाती है। एल्वियोलर डक्ट मौजूद होती है जिनको कैपिलरीज ने घेरा होता है। अब उस एयर के अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी और इस तरह कैपिलरीज के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद थी। अब ये जो ब्लड था ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो कैपिलरीज के अंदर मौजूद था, जो हार्ट के रास्ते से आया था। अब इस जगह पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर। इस तरह वो कह रहे हैं कि गैसेस का एक्सचेंज टेक प्लेस होता है बिटवीन द एयर एंड यूर ब्लड। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एयर इन द एल्वियोलाई के अंदर जो एयर होती है एंड ब्लड इन द कैपिलरीज आर वेरी क्लोज टुगेदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जो एयर एल्वियोलाई के अंदर मौजूद थी, जो हवा मौजूद थी जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद थी, और जो कैपिलरीज के अंदर ब्लड मौजूद था, वो वेरी क्लोज टुगेदर होते हैं और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कैन मूव हो जाते हैं यानी फ्यूज हो जाते हैं बिटवीन देम। जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा थी वो रिप्लेस हो जाती है ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन की मिकदार जो कि एल्वियोलाई के अंदर ज़्यादा थी वो रिप्लेस हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ऑक्सीजन मूव कर जाती है कैपिलरीज के अंदर। When you breathe, जब हम सांस लेते हैं, इन एंड एयर कम डाउन द रेकिया के अंदर एंटर हो जाती है रो द ब्रोंकाई इनटू द एल्वियोलाई। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हवा रेकिया के रास्ते से एंटर होती है ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स के अंदर एंटर हो जाती है। दिस फ्रेश एयर हैज़ लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन। ये जो एयर एंटर होती है इसके अंदर ऑक्सीजन की काफ़ी ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है। सम ऑफ दिस ऑक्सीजन विल ट्रेवल अक्रॉस द वॉल ऑफ एल्वियोलाई इनटू योर ब्लड स्ट्रीम। अब क्या होता है कि जो कुछ ऑक्सीजन यहाँ से मूव कर जाती है एल्वियोलाई की वॉल से ब्लड के अंदर मूव कर जाती है। जब एयर एंटर होती है लंग्स के अंदर तो उसके अंदर ऑक्सीजन की काफ़ी मिकदार मौजूद होती है। लंग्स के अंदर एंटर होने के बाद अब उस एयर ने, उस ऑक्सीजन ने मूव कर जाना है डिफरेंट पार्ट तक बॉडी के। तो वो डिफरेंट पार्ट तक किसकी हेल्प से मूव करते हैं? तो डिफरेंट पार्ट तक मूव करके जाती है ऑक्सीजन ब्लड की हेल्प से, क्योंकि ब्लड हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक मूव करके जा रहा होता है तो ये ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंटर हो जाती है जिसकी हेल्प से ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाती है। ट्रैवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मूव करती है विच क्रॉसेस फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरीज इनटू एयर एंड इन द एल्वियोलाई एंड देन रीथ आउट। जब ये ऑक्सीजन ब्लड की हेल्प से डिफरेंट पार्ट तक पहुंच जाती है तो उन पार्ट से क्या करती है कि फिर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव करती है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है। वो उन कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाती है फिर जहाँ से ऑक्सीजन एंटर हुई थी, जिन्होंने एल्वियोलाई को घेरा हुआ था उन कैपिलरीज के अंदर एंटर होती है।
उन कैपिलरीज से फिर एल्वियोलाई के अंदर एंटर हो जाती है। एल्वियोलाई के अंदर एंटर होने के बाद वापस ये रिस्पिरेटरी रैक के रास्ते से बाहर की तरफ मूव कर जाती है, यानी कि बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर मूव कर जाती है। जैसा कि ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो विंड पाइप होता है रेकिया, ये डिवाइड होता है ब्रोंकस के अंदर, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस के अंदर डिवाइड होता है। फिर ये ब्रोंकाई क्या होती है, मजीद डिवाइड होते हैं छोटी छोटी ट्यूब्स के अंदर, जिसे हम लोग ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड के ऊपर एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, गुच्छे होते हैं, जिसे हम लोग एल्वियोलर डक्ट भी कहते हैं। डक्ट्स के गुच्छे नुमा होते हैं, जिसे एल्वियोलाई कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं अंगूर के जैसे गुच्छे होते हैं, जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं। ब्रोंक्यूल्स के एंड के ऊपर इन एल्वियोलाई को ब्लड कैपिलरीज ने घेर के रखा होता है। उन ब्लड कैपिलरीज के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिप्लेस कर जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ। इस तरह बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को एंटर कर दिया जाता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि कैपिलरीज हेड्स मौजूद होते हैं, यानी कैपिलरीज के जाल होते हैं जिसने एल्वियोलाई को कवर किया होता है। तो इस तरह ये एल्वियोलाई से मूव कर जाती है ऑक्सीजन इन कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरीज से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर एंटर हो जाती है, और इस तरह ये प्रोसेस जारी रहता है और हमारे लंग्स इस तरह वर्किंग प्रोसेस अपना कंटिन्यूस रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस कैसे होता है, और उसमें से डायाफ्रेम किसे कहते हैं। लंग्स आर सील्ड इन द प्लूरल मेम्ब्रेन्स इनसाइड द चेस्ट कैविटी। हम लोग जानते हैं कि हमारे लंग्स को एक सीरियस मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है, जिसे हम लोग प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो आप लोग लंग्स का जो पिछला लेक्चर जिसे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, इस मेम्ब्रेन को वो आप लोग देख लें तो आप लोगों का ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा प्लूरल मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। एट द बॉटम ऑफ द कैविटी इज अ लार्ज फ्लैट मसल्स नोन एज द डायाफ्रेम। इस कैविटी के बॉटम के ऊपर प्लूरल कैविटी होती है, इसका बॉटम जो इसकी बेस होती है, यहाँ पर एक लार्ज और एक फ्लैट सा मसल मौजूद होता है, डोम शेप एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम लोग डायाफ्रेम कहते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, इसे हम लोग डायाफ्रेम कहते हैं। ये आप लोग डायग्राम में देख लें कि ये राइट साइड की प्लूरल कैविटी है और ये लेफ्ट साइड की प्लूरल कैविटी है। इनकी इस प्लेस को हम लोग बेस कहते हैं। तो इस बेस के ऊपर मसल्स का बना हुआ फ्लैट सा लार्ज स्ट्रक्चर मौजूद होता है, उस स्ट्रक्चर को हम लोग डायाफ्रेम कहते हैं, जो हेल्प कर रहा होता है ब्रीथिंग प्रोसेस के अंदर, यानी कि सांस लेने के अमल में हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है, लंग्स की मूवमेंट में हेल्प प्रोवाइड कर रहा होता है डायाफ्रेम। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस को। इसे 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया था, जैसे कि पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इनहेलेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन एंटर होती है बॉडी के अंदर, और एक्सहेलेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से मूव आउट कर जाती है, यानी कि बाहर निकल जाती है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान हमारी बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी चेंजिंग आती हैं। डूरिंग द इनहेलेशन, जब इनहेलेशन होता है यानी कि सांस हम लोग लेते हैं, ऑक्सीजन एंटर होती है नोज के रास्ते से, तो उस वक्त क्या होती है कि द डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिब केज राइज अप। डायाफ्रेम सुकड़ जाती है। पहले ये डोम शेप होती है, इस तरह डोम शेप होती है डायाफ्रेम, लेकिन जब इनहेलेशन प्रोसेस होता है तो ये डायाफ्रेम ऐसे मूव कराती है, थोड़ी सी नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, यहाँ तक पहुँच जाती है डायाफ्रेम। और जो रिब केज होती हैं वो राइस अप हो जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ थोड़ी मूव कर जाती हैं, ऊपर की तरफ उठ जाती हैं। इस एक्सपेंड द वॉल्यूम ऑफ द चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है, चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, और लंग्स को स्पेस मिल जाती है। द चेस्ट कैविटी इज सील्ड, चेस्ट कैविटी सील्ड होती है। सो दिस क्रिएट्स अ पार्शियल वैक्यूम इनसाइड द कैविटी। तो क्या होता है कि एक वैक्यूम नुमा प्रेशर पैदा हो जाता है इस प्लेस के अंदर। जैसे ही हवा एंटर होती है तो लंग्स फूल जाते हैं, हवा लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है, वो हवा ऑक्सीजन रिच होती है, जिसके अंदर ऑक्सीजन मौजूद होती है। लंग्स के अंदर एक वैक्यूम नुमा प्रेशर क्रिएट हो जाता है जो चेस्ट कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। लंग्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो एटमॉस्फेरिक यानी जो ऑक्सीजन एंटर होती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ एंटर हो जाती है, वो फिल कर देता है लंग्स को एज द एयर रशेस इनटू द ब्रीथिंग पैसेज, और इस तरह हवा एंटर हो जाती है ब्रीथिंग पैसेज से, सांस लेने का जो पैसेज होता है, और इस तरह हवा उस रास्ते से होती हुई लंग्स के अंदर एंटर हो जाती है ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर
लंग्स को फिल कर देता है। इस प्रोसेस को हम लोग इनहेलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो हम लोग मजीद डायग्राम की हेल्प से इनहेलेशन प्रोसेस को देख लेते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ब्रीथिंग इन यानी कि ऑक्सीजन का एंटर हो जाना, सांस लेने के प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ब्रीथिंग प्रोसेस। तो क्या होता है कि जो डायाफ्रेम की असल पोजीशन थी वो ऐसे थी, बट डूरिंग द इनहेलेशन प्रोसेस डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट यानी कि अपनी असल पोजीशन से नीचे की तरफ मूव कर जाती है, इस तरह हो जाती है। पहले उसकी असल पोजीशन यहाँ तक थी, लेकिन इनहेलेशन के दौरान डायाफ्रेम कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ी नीचे की तरफ मूव कराती है, और ताकि लंग्स को स्पेस मिले और वो एयर से फिल हो जाएं, और इस तरह एक्सपेंड हो जाती है चेस्ट कैविटी। और जो ये रिब केज होती है, रिब्स होती हैं, वो भी ऊपर की तरफ राइस अप हो जाती हैं और लंग्स को एक स्पेस मिल जाती है ताकि हवा उसके अंदर इजीली एंटर हो जाए और लंग्स फूल जाते हैं, वैक्यूम नुमा प्रेशर क्रिएट हो जाता है लंग्स के ऊपर। नेक्स्ट हम लोग एक्सहेलेशन प्रोसेस को देख लेते हैं। एक्सहेलेशन प्रोसेस क्या होता है कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से आउटसाइड मूव कर जाती है एनवायरनमेंट में, बाहर के माहौल में। ऑफन एक्सहेलिंग इज अ पैसिव इवेंट। एक्सहेलिंग का जो प्रोसेस होता है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस होता है, वो एक गैर मुतहरिक सा, एक सुस्त सा प्रोसेस होता है जिसमें व्हेन द रिब केज लोअर, अब रिब केज अपनी असल पोजीशन से थोड़ा लोअर मूव कर जाते हैं, यानी कि लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट्स करती हैं, एंड द डायाफ्रेम रिलैक्स। पहले जो इनहेलेशन प्रोसेस था उसमें डायाफ्रेम ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान डायाफ्रेम रिलैक्स कर रही है, यानी कि अपनी असल पोजीशन में डोम शेप पोजीशन में वापस आ जाती है डायाफ्रेम। प्रेशर इन द चेस्ट कैविटी इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब इनहेलेशन का प्रोसेस हो रहा था तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है और ये जो चेस्ट कैविटी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा होता है, ताकि चेस्ट कैविटी लंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करे और लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर मूव कर जाए एटमॉस्फेयर के अंदर। एयर इज पुश्ड आउट ऑफ द लंग्स। अब क्या है कि जो हवा एंटर हुई थी इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान, वो हवा अब एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान बाहर की तरफ मूव कर जाती है। उस एयर के अंदर अब कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। पहले उस एयर के अंदर जो एंटर हुई थी ऑक्सीजन मौजूद थी, जैसे ही एयर लंग्स के आउटसाइड मूव करती है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है ड्यूरिंग द एक्सहेलेशन प्रोसेस। ये आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक्सहेलेशन प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि रिब्स केज की जो असल पोजीशन थी चेस्ट कैविटी की, वो इस जगह पर है। ये आप लोगों को डॉट्स के निशान नज़र आ रहे होंगे, इस जगह पर है। लेकिन इस एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि ये रिब केज नीचे की तरफ मूव कर जाती है, ये अपनी असल पोजीशन से थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर जाती है, और ये जो डायाफ्रेम होती है वो अपनी असल पोजीशन के अंदर रिलैक्स हो जाती है, डोम शेप पोजीशन के अंदर आ जाती है, और लंग्स के ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। उस इंक्रीज प्रेशर की वजह से जो लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर की तरफ मूव कर जाती है, और इस तरह के प्रोसेस को हम लोग एक्सहेलेशन प्रोसेस कहते हैं। लंग्स के ऊपर प्रेशर पैदा हो जाता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड मूव करना स्टार्ट हो जाती है थ्रू द सेम पैसेजवे दैट वाज यूज्ड फॉर द ब्रीथिंग इन प्रोसेस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ब्रीथिंग इन प्रोसेस दिखाया गया और आउट प्रोसेस दिखाया गया। जब इन प्रोसेस होता है ब्रीथिंग, तो ये लंग्स का साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। आप लोग इस एरो के निशान से आप लोगों को पता चल रहा होगा, और ये डायाफ्रेम भी अपनी असल पोजीशन से मूव करके कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। एक्सहेलेशन प्रोसेस में अब लंग्स के ऊपर प्रेशर पैदा हो जाता है, तो जिसकी वजह से डायाफ्रेम अपनी असल पोजीशन के अंदर रिलैक्स हो जाती है। तो एक्सहेलेशन प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड आउटसाइड मूव कर जाती है और इनहेलेशन प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन इनसाइड मूव करके आ जाती है। ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।